बहुत सारे रिटन एग्ज़ाम निकाले, इवन आईएएस तक का मैंने मेंस दिया, ठीक है। बट दुर्भाग्य की बात रही कि नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ मार्क्स रह गए। और मुझे लगता है कि ये जो आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो केवल और केवल आपकी नॉलेज नहीं चेक होती है वहाँ पे कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी या जो भी चीज़ें मुझे नहीं लगती थी, जैसे मैंने घटना चक्र सॉल्व किया, तो वो सब मेरी इन दीवालों में है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, भी कुछ टाइम पहले ही लोअर पीसीएस का रिजल्ट आया था। तो आज हमारे साथ प्रदीप मिश्रा सर हैं, जिनका सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट पर चयन हुआ है। तो सर से आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। साथ साथ आप लोग ये लोअर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा सर? हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं प्रदीप कुमार मिश्रा मूलतः कौसाम्बी का हूँ। कौसाम्बी इमली गाँव एक जगह है, वहाँ से आता हूँ। बट अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी प्रयागराज से हुई है। तो मैंने हाई स्कूल अपना केवी न्यू कैंट इलाहाबाद से किया। सीबीएसई बोर्ड था, लेकिन उसमें मेरा सेकंड डिवीज़न आया था। और फिर मैंने 12th सेकंड डिवीज़न आने के कारण उसमें एक क्राइटेरिया और होता है, मैथमेटिक्स अगर आपको लेना है तो उसमें आपको 55 मार्क्स आने चाहिए। सीबीएसई बोर्ड का रूल है। बट अपने 53 मार्क्स थे, तो मुझे बोर्ड ही चेंज करना पड़ा मैथमेटिक्स के लिए। तो मैंने फिर यूपी बोर्ड में स्विच किया और शिवचरण दास कन्हैयालाल इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने 12th किया। फिर मैंने बीटेक यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च नैनी से किया और एमटेक किया मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। फिर उसके बाद मैं जॉब करने चला गया और जॉब करने के बाद फिर बीच में हुआ कि मुझे प्रिपरेशन की तरफ जाना चाहिए। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो कब से तैयारी में लगे हैं सर आप? मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली 2016 से। उसके पहले मैं जॉब कर रहा था और मैंने जॉब के साथ ही तैयारी शुरू कर दिया था। तो उसमें हुआ क्या कि जॉब के साथ मैं तैयारी तो कर रहा था, लेकिन मैं फिर टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। जैसे कि क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने कोल इंडिया लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड, इफ़को, बहुत सारे रिटन एग्ज़ाम निकाले, इवन आईएएस तक का मैंने मेंस दिया, ठीक है। बट दुर्भाग्य की बात रही कि नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ मार्क्स रह गए। और ये भी हो सकता है कि मैं जॉब के साथ साथ सारी चीज़ें दे रहा था, तो उसमें भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमी आ जा रही थी। तो यूपीपीएससी यही का भी मैंने इंटरव्यू दिया। फाइनली लास्ट में मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, बट वहाँ नहीं हुआ है। तो थोड़ी सी निराशा हुई, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा निराशा हुई, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं और इतने करीब तक पहुँच जाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा सिलेक्शन ना हो तो दुख होता है। तो मेरा ये था कि मैं पहले एक टेक्निकल जॉब ले लूँ, फिर उसके बाद थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ जाऊँ, क्योंकि हमारी फैमिली में काफ़ी लोग इस जॉब में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में हैं। और मेरे लिए था कि टेक्निकल जॉब लेना आसान है, क्योंकि मैंने उतनी पढ़ाई की हुई है सारी चीज़ें। बट दुर्भाग्यवश कहीं ना कहीं जो फाइनल स्टेज होता है या फाइनल जो लिस्ट होती है उसमें नाम नहीं आ रहा था। तो उसी टाइम ये फॉर्म आया लोअर पीसीएस का। तो ये था कि पहले वो जॉब ले लें, फिर प्रशासनिक सर्विस की तरफ जाएं। फिर मैंने कहा काफ़ी देर हो जाएगी, तो ये फॉर्म आया है तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट करते हैं। 2019 में इसका फॉर्म आया था और इवन मैंने इसका फॉर्म लास्ट डेट को भरा, लास्ट डेट को फॉर्म फिल किया। और फॉर्म फिल करने के बाद मैंने प्रिपरेशन अपनी फुल फ्लेज में स्टार्ट किया। और जॉब में रहते रहते ही मैंने इसका प्री क्वालिफाई कर लिया, प्री इसका क्वालिफाई हो गया मेरा। बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा था कि कहीं फिर वैसा ना हो जाए कि हाँ, कि जो है मैं जॉब करता रहूं और फिर फाइनल लिस्ट में नाम ना आए। तो जॉब करना थोड़ा सा मजबूरी इसलिए थी कि फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखना था, छोटी सिस्टर थी उसकी शादी भी देखना था, वो सारी चीज़ें थी। पिताजी बाहर रहते थे तो दौड़ भाग सारी चीज़ें होती थी, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में लैक हो रहा था। तो 2018 में सिस्टर की शादी कर दिया मैंने। 19 में ये फॉर्म आया, प्रिपरेशन फुल फ्लेज में स्टार्ट हो चुकी थी। बट मन में थोड़ा सा डर था। तो मैंने जब प्री क्वालिफाई हुआ, इसका जून में रिज़ल्ट आया, तो मेरे मन में आ गया था कि मेंस के लिए अब मैं जॉब को क्विट करूँगा, क्योंकि भाई अब आपका कंपटीशन उन 15,000 बच्चों में है। प्री तो आपने क्वालिफाई कर लिया और आपको उन 600 की लिस्ट में आना है। तो ये एक डिसीज़न वैसा था जिसमें काफ़ी सपोर्ट की भी ज़रूरत थी। फैमिली सपोर्ट भी काफ़ी रहा, वाइफ का सपोर्ट काफ़ी रहा, शादी हो चुकी थी मेरी। फिर मैंने जॉब क्विट किया। 7 से 8 महीने मुझे मेंस के लिए मिले थे। काफ़ी उसमें मैंने अपना टाइम दिया तैयारी के लिए और भगवान की दया से सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया।
और मतलब मार्क्स इतने थे कि मैं चाहूँ जो पोस्ट ऑप्ट कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे थोड़ा रिस्क लिया मैंने जॉब का, क्योंकि उस समय कोरोना भी चल रहा था, जॉब की क्राइसिस भी थी, सब कुछ देखना था। और मैं एक शादीशुदा था, शादी भी हो चुकी थी मेरी, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। तो उन सब को देखते हुए मैंने कहा कि लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क लिए बिना नहीं होगा। तो मैंने रिस्क लिया और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। तो सर जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्स में आप लास्ट स्टेज तक जाकर उसके बाद वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती थी। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं एक दो असफलता होती है तो वो मतलब क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपने अपने आप को इतना सारा मतलब आपको फेलियर मिला तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप फेल होते हैं या कुछ होता है तो मुझे लगता है कि ये जो आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो केवल और केवल आपकी नॉलेज नहीं चेक होती है वहाँ पे कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। वो उस जॉब के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आप असफलताओं को अगर सही से लेना नहीं सीखेंगे तो आप सफलता अगर आपको पहली बार में मिल गई या दूसरी बार तो आप उसके मद में चूर हो जाएंगे। तो असफलताओं को लेना और कहाँ गलती कर दिया उससे सीखना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो एक्सटर्नल चीज़ें आपके चारों तरफ होती हैं, रिलेटिव हैं, मोहल्ले में हैं, दोस्त हैं कि इतने सालों से तैयारी कर रहा नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो एक्सटर्नल नॉइज़ है, उनको भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। क्योंकि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है लाइफ में, तो वो भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो उनको दरकिनार करते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें, और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे सारी आवाज़ अपने आप दब जाती है और वो आपकी प्रशंसा में फिर सारी चीज़ें होने लगती है और आपको भी लगेगा कि आपकी मेहनत स्वार्थ हो गई। जी सर जैसे कि अभी आपने बताया कि आप जॉब भी कर रहे थे तो बहुत सारे लोग का भी क्या है कि बहुत सारे लोग जो मतलब सीनियर होते हैं वो लोग कहते भी हैं कि आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका इस पर क्या मतलब विचार है कि क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि प्लान भी तो थोड़ा ज़रूरी है। प्लान भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम क्या है कि बहुत सारी परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, सारी चीज़ें तैयारी हो रही हैं, बट एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम आपका हेल्थ कंडीशन कैसा है, कैसा इशू है, कुछ भी इशू आ सकता है, ऐसा क्रिएट हो सकता है। प्लस एग्ज़ाम मतलब आपने जो पढ़ाई किया या जिस लेवल तक की आपने पढ़ाई की, क्या पता उस हिसाब से क्वेश्चन आए या कुछ भी सर्कमस्टांसेस ऐसे बन सकते हैं। तो अगर प्लान बी होता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आपके पास रहता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। प्लान बी होने के डिसएडवांटेज ये हैं कि अगर दिमाग में ये है कि मेरे पास प्लान बी है तो हो सकता है आपकी तैयारी पे फ़र्क पड़ जाए। ठीक है, अब जैसे मैंने जॉब छोड़ा तो मुझे ये था कि मुझे चाहिए, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था, फिर मुझे पता था कि जॉब हो सकता है ना भी मिले। लेकिन हाँ, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा था कि और थोड़ा सा काबिलियत ऐसी थी पढ़ाने का, या मैं टीचिंग फील्ड में था कि कहीं ना कहीं मैं ले लूँगा जॉब बाद में। बट उसको मैंने दरकिनार किया कि मुझे अभी उस फील्ड के बारे में नहीं सोचना है, मुझे जिस लिए मैंने जॉब छोड़ा है उसके लिए आप पूरा 100% दीजिए। तो आपके लिए भी वही है कि एक लक्ष्य निर्धारित करिए, उसमें आप अपना 100% दीजिए, बाकी जो होगा वो तो भगवान के हाथ में है। बिल्कुल सर। तो सर अपर पीसीएस का भी आपने फॉर्म वगैरह डाला था? अपर पीसीएस का फॉर्म डाला है। अब एक ये जॉब मिल गई है, अब अगला टारगेट उसी का है कि पूरी मेहनत और लगन के साथ वो वाला एग्ज़ाम भी दिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा है बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड। मामा जी हमारे थे, वो खुद प्रॉपर पीसीएस थे, एडीएम से रिटायर हुए। उन्होंने अपने टाइम पे यूपी पीसीएस रैंक 2 थी उनकी। छोटे वाले हमारे एक चाचा जी हैं, छोटे वाले बाबा के लड़के, 2014 में वो भी पीसीएस हुए। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं भी आगे बढ़ता जा रहा हूँ और ईश्वर की कृपा रही तो लक्ष्य मिलेगा। बिल्कुल सर, मिलेगा। सर जैसे कि जब आपने 2019 में इसका फॉर्म अप्लाई किया था लोअर पीसीएस के लिए, तब तो उस टाइम पेट वाला तो था नहीं, लेकिन अब क्या है कि अगर यदि आपको लोअर पीसीएस में जाना है तो आपको सबसे पहले पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो पेट के बारे में थोड़ा बताइए, आपने एग्ज़ाम दिया था पेट का अभी? हाँ ठीक है। हाँ, जैसा इन्होंने बताया कि 2019 में जब ये वैकेंसी आई थी तब पेट लागू नहीं था, इसका अलग से प्री और मेंस होता था। और काफ़ी दिनों बाद मतलब पहली बार UPSSC ने इसको जो है फॉर्म फिल करवाया था, नहीं तो पहले ये UPPSC से आता था, ये सारा एग्ज़ाम होता था। तो अब लेकिन उनका सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है, उन्होंने पेट लगा दिया है। पेट अगर आपका क्वालिफाइड होगा तभी आप जाके जो है लोअर पीसीएस की जब भी वैकेंसी आएगी तो उसके मेंस में बैठ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम भी है, क्योंकि प्रोसीजर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कि आप लोगों ने देखा कि 2019 में चीज़ें चली हैं और 2023 में फाइनल हो रहा है।
तो पेट से होगा क्या कि चीज़ें फास्ट होंगी थोड़ा सा। और पेट मैंने भी दिया था, इसके पहले वाला जो पेट था वो दिया था, तो 85 मार्क्स मेरे आए थे, 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आया था। तो पेट में देखिए, पेट को पढ़ने के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करना है। जितने भी एग्ज़ाम UPSSC मेंस करवाने वाला है आगे, उसी का समझिए कि थोड़ा सा लोअर लेवल पेट है आपको। तो तैयारी आपको थोड़ा सा हायर लेवल की करना पड़ेगा। जैसे हम लोग भी लोअर पीसीएस का GS वगैरह पढ़ते थे, तो इसका कोई अलग से GS नहीं है। इसके लिए भी प्रॉपर पीसीएस के लिए जैसे NCERT पढ़ते थे, वो सारी चीज़ें पढ़ी मैंने, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट थे, इकोनॉमिक्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने कवर किया और स्टैंडर्ड बुक से कवर किया। सबसे पहली बात तो कोचिंग वगैरह, मैं आपको बता दूं, कोचिंग वगैरह नहीं किया था मैंने, सेल्फ स्टडी किया मैंने। जॉब क्विट करने के बाद सेल्फ स्टडी प्लस यूट्यूब से काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। जो टॉपिक नहीं क्लियर हो रहे थे तो कुछ चैनल्स मैंने ढूंढे जो उस टॉपिक को बढ़िया क्लियर कर रहे थे, उनकी प्रॉपर नोट्स बना ली। फिर उन नोट्स को कई बार मैंने पढ़ा, घटना चक्र कई बार पढ़ा। तो आपको केवल स्पेशली पेट के लिए कभी तैयारी नहीं करना है, आप बड़े एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए, पेट अपने आप हो जाएगा। हाँ, कुछ पार्ट जैसे पढ़ने पड़ते हैं अलग से, जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ पार्ट जैसे आपको रीजनिंग आता है, इसमें मैथ्स आता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सवाल काफ़ी आसान रहते हैं, आप उसको टैकल कर ले जाएंगे। तो सर, जो पीसीएस के बच्चे होते हैं, तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे मतलब दिक्कत वाला जो पोर्शन होता है वो मैथ होता है, रीजनिंग होता है। तो मैथ या रीजनिंग के लिए आप बताएं कि पेट में मतलब क्वालिफाई करना है तो कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं या किस तरीके? देखिए, मैथ रीजनिंग, सबसे पहली बात तो मेरा तो ये मानना है कि कोई भी चीज़ ना दिमाग से खेलती है आपके। जो नॉन टेक के बच्चे रहते हैं या वो है, मैंने देखा कि टेक्निकल के बच्चा क्यों नॉन टेक में इतना सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो दिमाग में चीज़ों को हावी नहीं होने दे रहा है। प्लस जो दूसरे बच्चे हैं वो थोड़ा सा दिमाग में चीज़ों को लेके चलते हैं कि मैंने BSc कर लिया या BA कर लिया है तो मेरे लिए मैथ रीजनिंग काफ़ी टफ है, ठीक है। तो आप दिमाग से उस चीज़ को हटाइए। उस लेवल की आपसे मैथ रीजनिंग नहीं पूछ रहा है। आप कैट और MBA का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हो, आप पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। बेसिक एलिमेंट्री मैथ आनी चाहिए आपको, हाई स्कूल लेवल तक की। जो हाई स्कूल सभी ने मैथमेटिक्स या 9-10 तक पढ़ा होता है, तो आप उन्हीं बुक्स को रिवाइज़ करिए। मैंने भी वही बुक्स रिवाइज़ की, प्लस कुछ यूट्यूब चैनल थे, वहाँ से जो टॉपिक थे वो मैंने लिया और उनके क्वेश्चन से सॉल्व किए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथ रीजनिंग में कोई अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है, वही कैलेंडर आना है, वही क्लॉक के क्वेश्चन आने हैं, वही टाइम एंड वर्क आना है, वही सब कुछ आना है। तो कोई भी आप बुक पढ़िए, जैसे मैं RS अग्रवाल लाया था अपने लिए पढ़ने के लिए। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बुक, अरुण कुमार और ये सारी चीज़ें बुक लाते हैं, बट मुझे लगता है उन सब की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है, किस लेवल तक के सवाल आते हैं वो समझना है, और बस अपनी पढ़ाई को वहीं रोक देना है, और उसके पीछे आप कई सारी चीज़ें रिवाइज़ करते रहिए। हमारे साथ होता क्या है कि हम जैसे मैथ्स पढ़ने लगे तो मैथ में ही डूब जाएंगे, या रीजनिंग पढ़ने लगे तो रीजनिंग में ही डूब जाएंगे। आप देखिए, उसके केवल 5 सवाल आने हैं, ठीक है, 5 सवाल तो आपको, और किस लेवल का आना है बस वहीं तक पढ़ाई करना है। आप उसमें डूबे रहेंगे तो बाकी सारा सेक्शन आपका धीमे धीमे छूट जाएगा। तो आपको उसको भी कवर करना है, मैथ रीजनिंग को भी देखना है, और बस उस हद तक पढ़िए कि वो 5 सवाल गलत ना होने पाए। सर, जब इसका फिल्म्स का एग्ज़ाम होता है लोअर पीसीएस का, तो लोअर पीसीएस फिल्म्स के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, बुक वगैरह क्या होनी चाहिए? बुक लोअर पीसेस का मैंने आपको बताया कि पहले तो इसका अलग से एग्ज़ाम होता था, अब तो पेट के थ्रू ही आएगा। तो एक बार अगर आप पेट क्वालिफाई हो गए, पेट के लिए मैंने बताया कि कोई अलग से आपको किताब नहीं पढ़नी है। हाँ, इवन ये हो सकता है कि सबकी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा अलग अलग हो सकती है। कि मेरा ये मानना है कि जैसे हिस्ट्री में लोग काफ़ी सतीश चंद्र, स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मैं आपको सही बता दूं, मैंने दोनों किताब नहीं पढ़ी, ठीक है। मैंने फॉलो किया, एक अन्नू कुमारी UPSC टॉपर थी, उनकी बुक लिस्ट में एक तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक थी, कि वो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक आप पढ़िए, अच्छा लगेगा। तो मैं भी मार्केट में गया, मुझे मिली नहीं, मैं उसको डाउनलोड कर लिया और मैंने रखा था प्रिंटर, मैंने पूरा प्रिंट निकाल लिया दोनों बुक, और उसके बाद मैंने वो पढ़ा। वो पढ़ के मुझे काफ़ी मज़ा आया, और काफ़ी ब्रीफ में और काफ़ी सटीक चीज़ें दी हुई है, और पढ़ना भी उतना ही है, मुझे लगता है पढ़ना भी उतना ही। वो आपको पता तब चलेगा जब आप बुक पढ़ोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे घटना चक्र वगैरह की आती है, पुनरावलोकन वगैरह, आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस हद तक आपको पढ़ाई करना है। तो मैं वहाँ से उठा लाया। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि सतीश चंद्र पढ़ने वाले लोग सेलेक्ट नहीं होते या नहीं हो रहे हैं और होते रहेंगे, और जो मैंने पढ़ा वो भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो आपको जहाँ से चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि आपका लेवल अलग है,
जो बता रहा है उसका लेवल अलग है, आपको अपने ढंग से पढ़ना है। एक चैनल यूट्यूब का हो सकता है मेरे लिए बहुत बेस्ट हो, लेकिन आपके लिए वो अच्छा ना हो। तो आपको जहाँ से चीज़ें समझ में आ रही वो करें। मैं अपना थोड़ा सा बता देता हूँ। हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक ये पढ़ी और एनसीईआरटी पढ़ा। एनसीईआरटी मैंने हर सब्जेक्ट का ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा और नोट्स बनाया। और थोड़ा सा मेरे लिए आसान ये रहा कि मैं एनसीईआरटी बैकग्राउंड से हाई स्कूल तक था, तो चीज़ों को ग्रैप्स बहुत तेज़ी से किया मैंने। और साइंस पूरा मैंने 6 to 10th का लिया, फिर 11th की बायो वगैरह लिया उसके बाद भी, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है लोअर पीसेस में, साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और किसी भी एग्ज़ाम में उठाएंगे तो साइंस का वेटेज अच्छा खासा आजकल आ रहा है, तो साइंस के लिए वो पढ़ा मैंने। अब एनवायरनमेंट की बुक थी। एनवायरनमेंट मैंने काफ़ी हद तक यूट्यूब से ही पढ़ा, एक स्लीपी क्लासेस करके आता था, वहाँ से पढ़ा मैंने एनवायरनमेंट। और शंकर आईएएस की बुक थी, बट पूरा शंकर आईएएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपना टॉपिक उठाइए, कौन सा टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आप अपना डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। प्लस आर्ट एंड कल्चर की तो मैं कहता हूँ एक नितिन सिंघानिया है, बट उसको पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी की एक 11th क्लास की आती आर्ट एंड कल्चर, वो पढ़िए। उससे 70 से 80% आपका सिलेबस कवर हो जाता है। जो 10 से 20% चीज़ें आप बस उसको कवर करिए, क्योंकि नितिन सिंघानिया मुझे ऐसी बुक लगी कि वो जैसे वैल्यू फॉर कंटेंट जैसा मज़ा नहीं आया। मतलब आप हाँ मेहनत बहुत करते हैं बट उस हिसाब से सवाल नहीं आ रहे हैं उस हिसाब से, तो आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को कि कहाँ पे रोकना है कहाँ पे नहीं रोकना है। प्लस पॉलिटी की जो सब कॉमन फॉलो करते हैं, लक्ष्मीकांत कई बार पढ़ा मैंने उसको। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी पूरा पढ़ा और कोई अलग से बुक नहीं ली। प्लस यूट्यूब से कुछ टॉपिक थे जो मैंने कवर किए। और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटी जस्ट एक आता है, एनसीईआरटी जस्ट करके, और यूट्यूब मृणाल सर वो पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनका पूरा नोट्स बना लिया था मृणाल सर का। और मैंने आपको बताया ना कि मैं बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं पढ़ा हूँ। मैंने टॉपिक उठाया, जो टॉपिक है वो मेरे पास बुक जो है उसमें है कि नहीं, प्लस मैंने उनको यूट्यूब से क्लियर करके नोट्स बना लिया। और चीज़ों को थोड़ा सा पकड़ना सीखना है, जैसे कि करंट अफेयर हुआ या हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आजकल बड़े डायनेमिक आ रहे हैं, या कहीं खुदाई हो गई या कुछ हो गया तो उससे रिलेटेड चीज़ें पूछता है। तो न्यूज़पेपर या इन सब के कंटेंट में आप बने रहिए कांटेक्ट में, तो चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। प्लस रही बात करंट अफेयर वगैरह की, तो करंट अफेयर की मैंने कोई मैगजीन नहीं खरीदी। करंट अफेयर मैंने नेट से डाउनलोड किया, एक टॉप रैंकर्स करके आता था, टॉप रैंकर्स का मैंने PDF डाउनलोड किया, उनका प्रिंट निकालता था। मंथली आता है डेली? हाँ, मंथली भी आता है और वीकली भी आता है, और मैं उसको 4 से 6 बार पढ़ लेता था। तो उसमें बाकायदा क्लियर रहता है कि स्पोर्ट्स सेक्शन, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़। तो मुझे लगता है वहाँ से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई और रिवीज़न करने में भी आसानी होती। कंटेंट जब आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो उनको रिवाइज़ करने में भी टाइम लगता है, और दिमाग की अपनी एक क्षमता है। अगर आप रिवीज़न में 2 से 3 महीना लगा दे रहे हो तो पीछे का चीज़ें भूल जाती हैं। तो जल्दी से जल्दी आपको रिवाइज़ भी करना है, तो उनके शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको देखने पड़ेंगे। और जैसा पीछे दिख भी रहा होगा, जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी या जो भी चीज़ें मुझे नहीं लगती थी, जैसे मैंने घटना चक्र सॉल्व किया, तो वो सब मेरी इन दीवालों में है। तो मैं बैठे बैठे ही यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब रिवाइज़ कर लेता था पढ़ के। तो थोड़ा सा आपको भी ट्रिक अपनानी पड़ेगी कि कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में रखें, क्योंकि पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, सब चीज़ सेम कंटेंट है, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोग का होता है। तो यही है कि थोड़ा कुछ लॉजिकल पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, जिससे जल्दी कम समय में जल्दी सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद मेंस के लिए आपने क्या चीज़ें फॉलो की थी सर? हाँ, कौन सा सब्जेक्ट होता है इसमें? हाँ, मेंस के लिए देखिए, एक तो इसका जीएस सेक्शन होता है। जीएस सेक्शन में आपका सब है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपने प्री के लिए, प्री और मेंस के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं है, बस थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ जाता है, बस हो गया। आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप ऊपर लेवल का पढ़ोगे तभी प्री भी क्वालिफाई होगा आपको, क्योंकि सेम बच्चा प्री दे रहा है वही बच्चा क्वालिफाई होकर मेंस देगा। तो आपको टक्कर तो उन्हीं बच्चों से है। आपको सिलेबस से मतलब नहीं कि पेपर का लेवल कैसा है, आपको टक्कर लेना उन बच्चों से, कंपटीशन उन बच्चों से जो कि वो भी हायर लेवल की पढ़ाई करके आया है। तो आपको भी वैसा ही लेवल की पढ़ाई करना पड़ेगा और पूरा 100% देना पड़ेगा। तो एक इसका जीएस का सेक्शन है, जो कि मैंने बुक आपको बताई दिया, जो बुक मैंने फॉलो किया था उन्हीं का मैंने नंबर ऑफ़ टाइम रिवीजन किया। प्लस एक इसका मैथ रीजनिंग और ये एप्टीट्यूड, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, मतलब लोअर पीसेस का अगर आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि इसके करीब 70-75 सवाल आ जाते हैं
ठीक है, 70-75 सवाल साइंस और मैथ मिला के एक पेपर में आता है, और हिंदी के 25 सवाल आएंगे इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उसी स्ट्रेटजी से पढ़ाई करना है, जिस सब्जेक्ट की जितनी इंपॉर्टेंस है उसको उतना समय देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल आएगा। अब जैसे मेरा सेक्शन था कि मैथ और रीजनिंग मिला के टोटल करीब 61 क्वेश्चन आए थे, और तैयारी ऐसे थी कि 61 में 61 सही थे, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हुआ। तो यहाँ से मार्क्स कटेंगे नहीं आपके, तो आप इन चीज़ों को ऐसे कवर करते चलिए कि कहाँ से मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। साइंस है, वहाँ से मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, लेकिन जीएस में कभी कभी कुछ पार्ट ऐसे आते हैं जो आपको लगेंगे कि कभी सुने नहीं हैं। वो उन सवालों के पीछे आपको नहीं भागना है, वो सबके लिए बराबर है। मतलब सवालों को अपने अहम पे मत लीजिए कि हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ के आए हैं तो आर्ट एंड कल्चर करके जाएंगे, क्योंकि हर सवाल 1 नंबर का है। वहाँ पे हर सवाल 1 नंबर का है। सिलेक्शन आपको चाहिए, उन्हीं 2 घंटे में जो बढ़िया कर जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और उसी 2 घंटे में जो बहुत नॉलेजेबल वाला भी है, नहीं पेपर अगर उसने सही किया तो नहीं भी होगा। तो सवालों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, तो आप उसी हिसाब से उनको प्रिपेयर करिए, और अच्छे से तैयारी करते रहेंगे तो सिलेक्शन आपका होना ही है। तो हिंदी के लिए क्या चीज़ें पड़ी थी? हाँ, हिंदी मैं आपको बता दूं, हिंदी एक्चुअली मेरा थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मेरा सबसे कमज़ोर हिंदी ही था, सबसे कमज़ोर हिंदी था। इवन जब मैं प्री में देने गया तो मैं आपको बताऊं कि मैं बिना हिंदी पढ़े चला गया, मेरे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि मैं टेक्निकल के एग्ज़ाम देता था, और मैं बिना पढ़े वहाँ चला गया। तो करीब जो है मैंने 24 क्वेश्चन हिंदी के अटैम्प्ट किए, जिसमें 13 गलत हो गए मेरे। बहुत ज़्यादा। हाँ, 13 गलत हो गए। तो मैंने कहा यार, नॉन टेक में इतने गलत तो काम तो होगा नहीं। और उसके बाद भी मेरे 113 क्वेश्चन सही थे। 150 में 103 नंबर कट ऑफ गया था, 103 क्वेश्चन। तो प्री तो मेरा हो गया। फिर मुझे लगा कि हिंदी पढ़े बिना काम तो होगा नहीं, भले आप बाकी सेक्शन में कितना भी स्ट्रांग हो। तो मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया कि हिंदी में मुझे कम से कम 20 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं, 20 क्वेश्चन सही करने हैं। उसके लिए मैंने एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है वो पढ़ा, एक लूसेंट आता है वो पढ़ा, एक हरदेव बाहरी की बुक आती है वो पढ़ा मैंने। और मतलब मुझे ये था कि मैं अपने अंदर, जब आप पढ़ाई करोगे तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप किस सेक्शन में पीछे हो रहे हो और किस में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। तो मुझे बाकी अदर सेक्शन में भरोसा था कि इसमें मुझे कोई पीछे नहीं कर पाएगा तो हिंदी में ही। और हिंदी में फिर मैंने ज़बरदस्त इन्हीं तीनों बुक को कई बार रिवाइज़ किया। कुछ यूट्यूब चैनल्स थे, जो भी डाउट्स थे वो वहाँ से क्लियर हो गए। यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, और उसका भी आप लोग सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ यूट्यूब में है। कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं मिलता है तो यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं, आप उनसे आप उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। उनसे फिर रेगुलर मैं हिंदी के लिए 3 घंटे जो है अपना निकालने लगा, कि मुझे अपना कमज़ोर सेक्शन पता था कि ये मेरा वीक सेक्शन है, मैं उसमें काफ़ी समय देने लगा। और मैं आपको सही बताऊँ, मेरे 20 क्वेश्चन सही भी हुए। मेंस का जब मैंने दिया तो बाकी के और भी सही हुए होंगे, बाकी ने 22, 23, 24, 25 तक भी किए होंगे। आपका टारगेट? हाँ, मेरा टारगेट 20 था, मेरे 20 ही सही हैं, मेरे 20 ही सही हैं। और मुझे लगता है कि शायद जो टॉपर्स हैं या मेरे में जो डिफरेंस ये 3-4 क्वेश्चन का क्रिएट हुआ, वो बस हिंदी की वजह से हुआ होगा, नहीं तो बाकी सेक्शन में काफ़ी मैक्सिमम मार्क्स अचीव हो गए थे। इसके अलावा और कोई भी पोर्शन होता है मेंस के एग्जाम में सर, या यही दो? मेंस में थोड़ा सा कंप्यूटर सेक्शन एक आता है, लोअर पीसेस मेंस में एक कंप्यूटर सेक्शन आता है और एक एग्रीकल्चर सेक्शन है। तो मेरा तो ये है कि मैं नॉर्मल, भाई जो एग्रीकल्चर होता है वो ज्योग्राफी से कवर हो जाता है, वो ज्योग्राफी के पार्ट में आप उसको कवर कर लेते हैं, और वहीं से मेरा भी कवर हुआ था। बट कभी कभी क्या होता है कि एग्रीकल्चर के बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो आप नहीं हो पाते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए अलग से परेशान मत होइए, उनके लिए अलग से परेशान मत होइए, क्योंकि वो सबके लिए फिर टफ है, वो सबके लिए टफ है। तो जो अलग से सवाल आते हैं उनके लिए मत परेशान होइए, जो आप कर सकते हैं, जो आसान सवाल है वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहीं से फिर मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है। वो अगर गलत हो गए आपसे तो आप काफ़ी नीचे चले जाते हैं। तो उन सब सवालों के लिए उतना परेशान मत होइए। जो बेसिक एग्रीकल्चर है वो आपका कवर हो जाएगा ज्योग्राफी सेक्शन से। प्लस कंप्यूटर के लिए एक मैंने अरिहंत की बुक ली थी पतली सी, उसके लिए पढ़ा था। प्लस उतना एक्स्ट्रा मुझे कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि बैकग्राउंड वैसा था, तो सवाल वहाँ से हो गए थे काफ़ी हद तक। और जीएस सेक्शन में तो काफ़ी हद तक मैंने बता ही दिया कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर के 8-10 सवाल आए हुए थे। और कंप्यूटर के सवाल आते हैं जो 8-10 सवाल आएंगे, जो आपको भी करने पड़ेंगे, उनको पढ़ना पड़ेगा ढंग से अगर आपका बैकग्राउंड वैसा नहीं है, क्योंकि 8-10 सवाल बहुत होते हैं। उसमें तो निबंध वगैरह होता नहीं?
तो सर जो छात्र अभी मान लीजिए लोअर पीसीएस या फिर अपर पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं इस सिविल सर्विसेज की, तो उनके लिए आपका कुछ मैसेज या सजेशन रहेगा किस तरीके से अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि चाहे आप जॉब में हो या जॉब में नहीं हो, अगर आपका लक्ष्य एक है तो आपको समय तो देना पड़ेगा, समय आपको देना है उसमें। और एक स्टेज ऐसी आती है अगर आप जॉब में हैं कि आपको निर्णय लेना पड़ता है, मतलब एक होता है ना आर पार का निर्णय, क्योंकि ये जॉब ऐसी नहीं है कि जो आप कम समय में काफ़ी चीज़ें अचीव कर लें। क्योंकि एक लड़का है कितना भी कमज़ोर है या जो भी है, अगर वो 10-12 घंटे दे रहा है और आप 4 ही घंटे दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका लैकिंग आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो आपको समय देना है तो समय दीजिए। और अगर कभी ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं रिस्क ले सकता हूँ, मेरी शादी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, मेरे ऊपर लाइबिलिटीज़ थी, कुछ EMIs भी चल रहे थे, एक मैंने LIC कराया था वो भी मैंने तोड़ दिया कि उसकी EMI चलती रहे, ठीक है, मेरे उसमें ना कोई बाधा आए, प्लस अपने खर्चे काफ़ी मैंने रोक दिए और फिर एक डिसीज़न लिया और लक्ष्य को प्राप्त किया। तो वही आपको भी करना है कि एक बार आपको डिसीज़न लेना है, आपने डिसीज़न ले लिया तो वही 50% काम हो गया आपका कि मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाना है, और 50% आपकी मेहनत है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ के बस मेहनत कर दीजिए तो सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। तो सर आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स की दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आप अभी और तैयारी आगे करें, वहाँ पर भी सिलेक्शन। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।